इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री में वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चार बातों अगर होगी तो इंडस्ट्री आती है। और इसमें ओडिशा में कोल भी है, आयल ओर भी है और बाकी भी मेजर और मिनरल्स भी बड़े प्रमाण पर अवेलेबल है। एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाकर उसमें से विचार ये होना चाहिए कि जिनकी जमीन इसमें जाती है उनको कंपनी में इक्विटी देनी चाहिए। इस बात का हमने भारतीय जनता पार्टी में हमारे विजन डॉक्यूमेंट में विचार किया है। अगर ये टोटल लैंड एक्विजिशन कॉस्ट ये टोटल प्रोजेक्ट में कभी-कभी 0.5% से भी कम रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि लैंड एक्विजिशन बाजार के रेट से हो और जहां उस लैंड के रिसोर्सेज के ऊपर अगर इंडस्ट्री खड़ी होती है तो वहां के जो भूमिपुत्र हैं उनको पैसा मिल जाता है, बाद में खर्चा हो जाता है। हमने ये नीति मानने की है कि इसमें इनको इक्विटी दी जाए। वीड मिल में भी हमने महाराष्ट्र में इस बात को दोहराया था कि जिन ट्राइबल्स लोगों की वहाँ जमीन गई है उनको उसमें इक्विटी मिले और कुछ जगह पर मंथली रिटर्न भी मिल सकता है या ईयरली रिटर्न मिल सकता है। और शेयर प्राइस जब बढ़ेगी वो इक्विटी 1 एकड़ के कीमत के साथ कितनी होगी इसका फॉर्मूला निश्चित हो सकता है। दूसरा, प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले पुनर्वसन पहले होना चाहिए और पुनर्वसन में सबसे बड़ा अड़चन ये होती है कि पानी एक एजेंसी लाती है, बिजली एक एजेंसी लाती है, घर एक लाती है, रोड चौथी एजेंसी जाती है और इसके कारण कोऑर्डिनेशन नहीं होता और 10-10, 15-15 साल लैंड एक्विजिशन के पैसे भी नहीं मिलते और पुनर्वसन भी नहीं होता। तो इसका प्रयोग हमने किया है और केवल 18 महीने में कंप्लीट पुनर्वसन हुआ है। तो नागपुर के बिहार प्रोजेक्ट में हुआ है। इसके लिए हमने ये निर्णय किया था सरकार से मांग करके कि एक एजेंसी आए टर्नकी बेसिस पर और सभी प्रकार के एबिलिटीज वो तैयार करके दे और प्रोजेक्ट शुरू होने के पहले पूरी तरह से पुनर्वसन हो। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग के लिए प्रोफेशनल कॉलेज के लिए जमीन छोड़ी जाए और लोगों की व्यवस्था उपासना पद्धति के मंदिर हो, स्मशान भूमियां उनकी अलग से हो, गार्डन्स हो, ताकि वहाँ का क्वालिटी रूप में विकास भी हो सके। गवर्नमेंट के केंद्र सरकार में विकास तो हुआ ही नहीं पर करप्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। करप्शन इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर द कंट्री इन नॉट ओनली इन द स्टेट बट इट इज इन द सेंट्रल ऑल्सो। इसको रोकने के लिए हम 3 प्रकार की बातें निर्धारित करने जा रहे हैं जिसके ऊपर अभी हम अंतिमता का स्टडी कर रहे हैं। पहली बात की जो रिसोर्सेस है वो ऑक्शन बेस पर लोगों को दी जाए। आपको मालूम होगा आजकल कोयले का ई ऑक्शन होता है और जो ज्यादा प्राइस देता है उसको कोयला मिलता है। तो इसमें ये हो सकता है कि पावर के लिए इतने कोल ब्लॉक रिजर्व हो, स्टील के लिए इतने हो और वही लोग उसमें ऑक्शन में भाग ले, हो सकता है। पर धीरे धीरे ऑक्शन से रिसोर्सेस जाए तो राज्य सरकार को बहुत बड़े प्रमाण पे अमाउंट मिलेगी और पर टन रॉयल्टी भी मिलेगी, जिससे राज्य सरकार की हालत सुधर सकती है और बहुत बड़े प्रमाण पर हम विकास काम कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ई टेंडर, सब कामों के लिए ई टेंडर प्रोसेस हमारे राज्यों में भी हम लोग अनिवार्य कर रहे हैं। सबको कह रहे हैं हमारे गुड गवर्नेंस सेल की ओर से कि लेट देयर बी ई टेंडर, ताकि उसमें अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड को अगर देगा तो उसके आधार पर 10,000 रुपये टेंडर फी जमा हो जाएगी, तो उसके वेबसाइट पर टेंडर लोड हो जाएगा। लोड हुआ टेंडर भर के वो वेबसाइट से डायरेक्ट गवर्नमेंट को भेज देगा, तो कहीं भी कोई भी भेज सकता। तो ये जो कार्टेल होता है ये नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ट्रांसपेरेंसी आएगी और करप्शन कम होगा। और एक अच्छी बात मध्य प्रदेश की सरकार ने की और मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि उस बिल का आप अध्ययन करिए।
उन्होंने ये निर्णय किया है जिसको भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में लागू करने के लिए हमारे गुड गवर्नेंस सेल की तरफ से हम अभी उनको सबको कह रहे हैं कि पंचायत सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक और क्लार्क से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक उन्होंने एक कानून में लाया है और एक करप्शन के बारे में उसकी इंक्वायरी करने के लिए स्पेशल न्यायालय बनाने की बात की है और ये कानून में प्रोविजन है और जब भी तकरार आएगी तो न्यायालय उसकी इंक्वायरी करेगा और इंक्वायरी करने के बाद जिनका करप्शन प्रूव होगा उसका जो प्रॉपर्टी करप्शन से निर्माण की उसको जब्त करके सरकार जमा करेगा, उसको ऑक्शन करेगा और वो पैसा सरकार जमा करेगा। मंदिर के बारे में जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है वो स्वागतार्ह है और सभी लोगों ने कहा था कि न्यायालय का निर्णय आएगा तो उसको सभी लोगों ने स्वीकार करना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि हिंदू मुसलमान और सब मिलकर न्यायालय के निर्णय का सम्मान करें और वहाँ एक भव्य राम मंदिर निर्माण हो और पंचकोशी के बाहर एक भव्य मस्जिद का भी निर्माण होता है तो हमें आपत्ति नहीं है, उनको भी सबने सहयोग किया। ठीक है, मैं 28, 50 और इस पर नहीं जा रहा था। मेरी जानकारी यह है कि स्विस बैंक में 21 लाख हजार करोड़ रुपए जो ब्लैक मनी है वो हिंदुस्तानियों ने रखा हुआ है, ऐसा कहा गया है। उसमें 140 देश से, उसमें से 117 देशों ने रेटिफाई किया है। स्विस ने उसके लिए कानून बदला है और यूनो के कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम ये पैसा वापस करना चाहते हैं। जर्मनी, अमेरिका जैसे देशों ने इसके बारे में कार्रवाई की है। अब ये जो लोग ब्लैक मनी रखा हुआ है, कल मैं टीवी पर सुन रहा था, शायद टाइम्स नाउ पर था, रविशंकर प्रसाद अय्यर जी और ये सब लोग पूछ, राम जेठमलानी थे, सब पूछ रहे थे कि भाई ये ब्लैक मनी जिनका है उनके नाम जाहिर करने से नेशनल इंटरेस्ट डैमेज होगा। ये क्या है? कोई चोरी करता है तो उसका नाम जाहिर होता है चोर का, तो नेशनल इंटरेस्ट माना जाता है। ये बात तो समझने के बाहर है और इसलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने देश के साथ बेईमानी की, विश्वासघात किया और ये कालाधन इकट्ठा करके, ये भारत के जनता का पैसा है, ये स्विस बैंक में रखा है, उन सब लोगों का नाम केंद्र सरकार को सूची मिली है, उनके नाम तुरंत जाहिर करने चाहिए और अगर वो जाहिर नहीं कर रहे हैं, उसको अगर छुपाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये नाम जाहिर करने में उनको इसलिए संकोच हो रहा है कि शायद नाम जाहिर करने के बाद उनका मुंह काला होने की संभावना है, इसलिए उसको दबा रहे हैं, ऐसा उसका अर्थ निकलेगा और इसलिए उन्होंने तुरंत ये नाम जाहिर करना चाहिए, ऐसे मेरी केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री से मांग है। कार्रवाई करो उसको। देखो कल ही मैंने कहा क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल एंड टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट, ब्लैक मार्केट इज ए ब्लैक मार्केट, ही बिलोंग टू एनी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, सेक्स एंड पार्टी, जो है उसको पकड़ो, कार्रवाई करो। हिंदुस्तान की जमीन का कानून है ना, पत्रकार भी निकलेगा तो उसके ऊपर भी करो। Sir, I have two questions. Obtained during NDA regime. आपने क्या कहा? Will you share the details of 3 accounts which have stacked Bofors related money? मुझे पास अकाउंट नंबर है स्विस बैंक के, तीनों के। क्या बोलेगा? वो आई वांट टू क्लियर नाउ। मैं सरकार से राह देख रहा हूँ। ये जो विन चड्डा की कंपनी थी, उसको बोफोर्स कंपनी ने जो पैसे ट्रांसफर किए थे, उसमें से कुछ पैसे कोटराची के अकाउंट में ट्रांसफर हुए। उन सब अकाउंट के बैंक नंबर मेरे पास है। सर अभी नहीं करेंगे और एनडीए के रेजिम में क्यों नहीं किया गया? एनडीए के रेजिम में अभी मिला, ये तो अभी खुला ना राज। आपको तो पता होगा कि उसमें तो बीच में तो ये भी कोटराची को जो लंदन के बैंक में जो पैसा जमा था, उसको भारत सरकार ने एनओसी दिया कि कोई इनका गुनाह नहीं और उसने पैसा निकाल लिया, मालूम है ना आपको? अभी इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने बाहर निकाला है, तब बातें बाहर आई। देखिए अभी करप्शन के चार्जेस बीजेपी और एनडीए ने लगाए नहीं है, ये बोफोर्स का कार्ड इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के डिसीजन के कारण बाहर आया। ये 2G स्पेक्ट्रम का जो करप्शन का बाहर आया वो सीएजी के कारण आया और कॉमनवेल्थ का जो कुछ आया उसमें सीबीआई, सीबीसी रोज रिपोर्ट तकरारें करके बता रहे कैसे इन्होंने गड़बड़ की। ओडिशा के स्कैम्स उठाना चाहिए, इसमें कोई जरूरत नहीं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे से नाराज मत हो जाइए,
करोड़ गड़बड़ करके खा लिए। उधर तो 50,000 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट का वो अरुणाचल में तो नॉर्थ ईस्ट में उसने तो चांदी कराई, चीफ मिनिस्टर जेल में गया। अब मुझे आपको बताने में संकोच नहीं होता कि मैं जब आसाम 3 दिन रहा तब नॉर्थ ईस्ट में इतने घोटाले होते हैं, लोग इतना खा रहे हैं, मुझे इसकी ग्रेविटी तो 3 दिन जब वहां रहा तो लोग मिले तब पता चला। अब ओडिशा में क्या हुआ कि अब मैं कल से हूँ यहाँ, तो मुझे इतनी जानकारी मिली, तो आपने थोड़ा सा आपकी क्षमा मांग कर बता रहा हूँ। ये ओडिशा की बात नेशनल प्रेस में, मीडिया में जितनी आनी चाहिए नहीं आती, आसाम की बात नहीं आती आपके। तो ये कभी कभी क्या होता है, ये जो कम्युनिकेशन है स्कैंडल्स का, ये होता है। अब मैं अध्यक्ष जी को मैंने कहा कि आप अब एक काम करिए कि पार्टी ने, जहां हमारे एमपी ने उसके लिए पालक दिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपने फाइल तैयार करके करप्शन के, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि कल किताब लिखो और किताब लिखकर प्रूफ के साथ, एविडेंसेस के साथ फाइल नोटिस करके आप दिल्ली आओ। तो लोगों को बता के पार्लियामेंट्री के अब धीरे धीरे उसको उठा रहे हैं। के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया, नजमा हेपतुल्ला जी को जिम्मेदारी चिल्लर नेता, मैं कुछ भी बोलते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को उनको सीरियसली नहीं लेती। 2-3 बार उनके बयानों को पार्टी ने भी कहा है कि हम इनके साथ नहीं है, उनको आप उदार हस्ताक्षर से माफ करना छोड़ becomes no, there are certain ifs and buts in the politics, but the answer has to be there. So if the BJP becomes a coalition partner in the state in the next election, so what would be your stance against the corporates? I don't want to give any answer for a question. There are if and buts. If it happens, well, at the present time we will see. But presently already I have cleared. For the next election, we have no plan of any arrangement, political arrangement for election, either it is parliament or assembly with BJP. स्टॉप लगा दिया है मैंने साहब, आप भी लगा दीजिए उस पर, ताकि हमारे कार्यकर्ता जो हुआ मार दिया गया, इसी के बारे में क्या परिक्रम? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे अध्यक्ष की हत्या, उसका संबंध जिस प्रकार से नक्सलवादियों से माओइस्ट को छोड़कर उसकी हत्या की गई, कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि दिस इज अ फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट। पदक्षेप क्या लिया जाए? पदक्षेप क्या लेंगे? ह्यूमन राइट कमीशन तक भी हमारे पार्टी ने इस विषय को उठाया है, और हम लोग ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, और हम जहां जहां जा सकते हैं वहां जाकर न्याय मांगने की कोशिश करें इसके बारे में। और ये मुझे भी बड़ा मन में पीड़ा होती है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, उसका खून तो एक ही होता है। और ये कौन सा सेकुलरवाद है कि भाई लक्ष्मणानंद सरस्वती स्वामी जी की हत्या होती है तो उसके लिए कार्रवाई ठीक से नहीं करना, ये आई नेवर अंडरस्टैंड। चाहे किसी का भी हो और कोई भी गुनहगार हो और किसी की भी हत्या हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन की, जो भी हत्यारे हैं उनको जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यही लोकतंत्र में किसी सरकार से अपेक्षा होती है। और वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण हमारी मति बिगड़ गई अनेक पार्टी और नेताओं की, और आज तक ऐसा आ गया कि अपीजमेंट ऑफ टेररिस्ट, इसका अर्थ सेक्युलरिज्म हो गया। बड़ा दुर्भाग्य। इसमें 55,000 मेगावाट पावर का शॉर्टेज है। 12 प्लान में कोल अवेलेबल नहीं है। अगर बिजली नहीं होगी तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं होगी, एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं होगी। तो हमको एक तरफ अच्छा एनवायरमेंट भी चाहिए और दूसरी तरफ डेवलपमेंट भी चाहिए। इसका संतुलन बनाकर हमने आगे जाना चाहिए। ये हमारी पार्टी की कोशिश है।